नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज ही देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। चुनाव का मौसम है और हम सब देख रहे हैं कि रोज-रोज नए-नए बयान सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में और जो भी कुछ घटनाएँ घटी उस संदर्भ में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। चूँकि कल हमने बातचीत नहीं की थी, तो कल का जो बयान था, जिसका कि असर आज भी दिख रहा है, उसी बयान से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अंबानी और अडानी पर का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया कि टेम्पो में भरकर काला धन क्या इन तक पहुँच गया है कि शहजादे अब इनका नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री की इस भाषण को आप कैसे देखते हैं? इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है? पहली बात तो ये तथ्यता ये गलत बात है। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के नाम को जोड़ते हुए, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया था, उनकी सरकार पे हमला किया था। केवल 2 दिन पुरानी बात है। और जिस वक्त टीवी प्रधानमंत्री के इस दावे को चला रहा था, उसी वक्त टीवी वालों ने राहुल गांधी के उस भाषण को भी चलाया जो कि उन्होंने 2 दिन पहले दिया था। तो पहली बात तो ये प्रधानमंत्री की बात तथ्यता भी गलत है। दूसरी बात, आखिरकार प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत क्यों पड़ी कहने की? मुझे तो मेरा अपना अंदाज ये है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात की सूचना प्राप्त हुई होगी प्रधानमंत्री को कि देश के सबसे बड़े पूंजीपति इस संभावना को भी तलाश रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो वो क्या करेंगे, और उनका हाथ कुछ ना कुछ कांग्रेस के ऊपर भी आ गया है। ऐसा प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ होगा, या कोई खबर मिली होगी, या कोई इस तरह का इशारा मिला होगा। मेरा मानना है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत चैनल पे भी इन लोगों से बातचीत की होगी और कहा होगा, चेतावनी भी दी होगी कि ऐसा मत समझो कि मेरी सरकार नहीं आएगी, मेरी सरकार ही आएगी और मैं फिर तुम लोगों को फिट कर दूंगा। और उसके बाद थोड़ा गुस्से में भर के किस तरह से हमारा साथ छोड़ने की तैयारी हो रही है, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये अटैक किया होगा। क्योंकि अटैक तो पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी ने उसके बाद जो वीडियो जारी किया, जो आपने भी देखा होगा, तो बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि भाई, आपको कैसे पता लग गया कि इस तरह का पैसा टेम्पो में भर के आता है, मतलब जो है। और फिर ये भी राहुल गांधी ने उसमें कहा कि आपने अरबपति बनाए हैं और हम बहुत सारे लोगों को लखपति बनाएंगे, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, संपत्ति का जो है पुनर्वितरण करेंगे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये भी हमला आया कि अगर ऐसा कोई काला धन अदानी और अंबानी चुनाव में पंप कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई वगैरह लगाओ, वो क्यों नहीं लगाते? अच्छा, यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कल ये बात कही थी, आज प्रधानमंत्री ने इस बात को नहीं दोहराया। अगर इस बात को उनको ये बात उनकी निगाह में गंभीर होती तो इस बात को भी दोहराते ना। आप देखिए ना, वो एक दिन एक मुद्दा उठाते हैं, दूसरे दिन वो मुद्दा बदल जाता है। शुरू से आप देखिए, बमुश्किल तमाम एक दिन एक कोई बात उठाते हैं, दूसरे दिन एक आध बार उस बात को दोबारा कहते हैं या बिल्कुल नहीं कहते, और उसके बाद कोई तीसरी बात ले उड़ते हैं। कभी सैम पित्रोदा आ जाते हैं, कभी नस्लवाद का आरोप लगाने लगते हैं, कभी कुछ इस तरह से लगातार मुद्दे बदल रहे हैं। इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो अपने मतदाता को, अपने समर्थक को भ्रमित करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से रोज एक नई बात वो लेके आ रहे हैं? आमतौर पर अब जब कोई नेता इस तरह की बात करता है तो माना जाता है कि वो उसकी रणनीति कहीं पटरी से उतर गई है। मुझे लगता है कि इसके पीछे डिजाइन है, उस डिजाइन को समझने की जरूरत है। और वो डिजाइन ये है कि प्रधानमंत्री रोज नई कोई मसालेदार और चटपटी जायकेदार बात लेके आते हैं, विवादास्पद किस्म की। तो उसके पीछे उनकी मंशा ये है कि वो महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर मीडिया को चर्चा करने की फुर्सत ही न मिले, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि जैसे ही महंगाई और बेरोजगारी के बारे में लोग सोचेंगे या मीडिया का फोकस उसके ऊपर होगा, वैसे ही उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और भी ज्यादा तीखी होती चली जाएगी। ये मेरा अनुमान है कि ये एक कारण हो सकता है, वरना वो इस तरीके से रोज एक नई बात ले आते हैं, अगले दिन उस बात का पता नहीं चलता। अब जैसे देखिए, संपत्ति कर वाली बात उन्होंने, विरासत कर वाली बात उठाई थी, एक दिन के बाद उस बात को नहीं उठाया। फिर सैम पित्रोदा का सावित्री राष्ट्रपति मुर्मू का हवाला देते हुए, दक्षिण भारतीयों का हवाला देते हुए कांग्रेस के ऊपर
नस्लवाद का आरोप लगाया, आज वो नस्लवाद का आरोप गायब है पूरी तरीके से। अदानी अंबानी वाला आरोप लगाया था, आज वो अदानी अंबानी वाला आरोप कहीं नहीं दिख रहा, जनसंख्या वाला मसला सामने आ गया है। तो रोज नई नई बात लाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऐसा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। केवल यही इसके पीछे एक दांव हो सकता है कि जो जो वास्तविक मुद्दा है, जिसका ठीकरा नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार के दरवाजे पर ही फूटेगा कि भाई आपने महंगाई बेरोजगारी को इस सीमा पर क्यों पहुंचा दिया। हकीकत तो यह है कि जब 2019 में सर्वे एजेंसियों ने मतदाताओं से ये सवाल पूछा था कि मुद्दा क्या है, तो मतदाताओं ने जो बेरोजगारी वाला प्रश्न है उसको केवल 4% मतदाताओं ने कहा था कि बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। तब से अब तक कितना वक्त बदल गया है। अब 27%, 25%, यानी 7-7, 8-8 गुना लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी के ऊपर चुनाव होगा। इसलिए प्रधानमंत्री की बेचैनी समझी जा सकती है। कुल मिलाकर हम प्रधानमंत्री को यह छूट नहीं दे सकते हैं कि रोज इतनी इतनी रैलियां संबोधित कर रहे हैं, कभी गलती से मुंह से कुछ निकल जाता है। हम ये कहें कि वो सोच समझकर सुबह तैयारी होती है कि आज ये मुद्दा उठाना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलती से कुछ भी मुंह से नहीं निकलना है। और वो पिछली 2019 के मुकाबले ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी दाद देनी पड़ेगी। अब आप महाराष्ट्र को लीजिए, महाराष्ट्र में उन्होंने 2019 में 5 रैलियां की थी पूरे चुनाव के दौरान। करीब 1.5 दर्जन रैली तो कर चुके हैं महाराष्ट्र में, और 28 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। 28 रैलियां कम से कम करेंगे महाराष्ट्र में वो। तो मेहनत तो वो पहले से ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उनको लग गया है कि ये चुनाव फंस गया है और इस चुनाव में से किसी तरीके से बहुमत निकालना है उनको। अगर 272, 73 सीटें भी उन्हें मिल जाएं तो वो अपनी पीठ थपथपाएंगे और सोचेंगे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसलिए बहस अब इस बात पे नहीं है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, बहस इस बात पे है कि 2072 से कम कितनी मिलेंगी। 265 मिलेंगी, 252 मिलेंगी, 255 मिलेंगी, या 240 रह जाएंगी सीटें, कितनी सीटें कम मिलेंगी, ये इस बात पे चर्चा हो रही है अब तो। आज जैसा आपने शुरू में भी ये इस बात का उल्लेख किया कि हिंदू मुस्लिम जनसंख्या वाले मुद्दे को उठाया गया। उसके पहले जो उनकी एक नवनीत राणा करके जो उनके सांसद है, निर्दलीय थी पहले, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया ओवैसी बंधुओं पर। और प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया कि हम कुछ भी कहें, ओवैसी जो है वो एक सामने आते हैं नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए ही। तो इन सब चीजों में क्या हम ये भी एक डिजाइन देख सकते हैं, कैसे भी चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, उसकी लगातार तैयारी चल रही है? नहीं, ये तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति का एक बहुत पुराना हथकंडा है कि हिंदुओं के बीच में मुस्लिम भीति फैलाई जाए, एक मुस्लिम फोबिया पैदा किया जाए। अभी जनसंख्या वाले मसले को देखिए, मेरे ख्याल से आप तो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे, 1912 में पहली बार कर्नल उपेंद्र नाथ बनर्जी ने, उपेंद्र नाथ मुखर्जी ने एक किताब लिखी थी, हिंदूज ए डाइंग रेस। वो बंगाल के संदर्भ में किताब थी। फिर स्वामी श्रद्धानंद ने एक किताब लिखी इसी तरह की, वो पंजाब के संदर्भ में किताब थी। इनमें ये डर दिखाया गया था कि हिंदू धीरे धीरे कम हो जाएंगे, हिंदू नस्ल खत्म होती चली जाएगी और उनकी जगह मुसलमान उनके ऊपर हावी होते चले जाएंगे, अल्पसंख्यक हावी होते चले जाएंगे। ये सिलसिला हिंदू राष्ट्रवादियों ने कभी खत्म नहीं होने दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बात को पकड़ा और एक जितेंद्र बजाज के नेतृत्व में एक अपने 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 एक संस्थान में इस तरह की रिसर्च करवाई गई, जिससे साबित किया जा सके कि अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हिंदू कम हो रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। तो राकेश सिन्हा ने उपेंद्र नाथ मुखर्जी और स्वामी श्रद्धानंद वगैरह इन सब की रचनाओं को संकलित किया और कौटिल्य प्रकाशन से उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके ऊपर नारा दिया गया, उसके ऊपर शीर्षक दिया गया, इज हिंदू ए डाइंग रेस। नीचे एडिटर राकेश सिन्हा लिखा हुआ है उसके ऊपर, मेरे पास ही है पुस्तक। तो ये लगातार कोशिश रहती है संघ परिवार की कि हिंदुओं के अंदर ये एक डर पैदा किया जाए कि एक दिन अल्पसंख्यक संख्यात्मक दृष्टि से उन्हें संख्यात्मक दृष्टि से पीछे छोड़ देंगे। तो ये 1912 से चल रहा है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, करीबन 125 साल होते चले हो रहे हैं, तब से ये प्रचार चल रहा है। बिल्कुल घिसा पिटा मुद्दा है, हिंदुओं ने इसको कभी कान नहीं दिया, कभी इसको गंभीरता से हिंदुओं ने नहीं लिया। केवल उनके जो हिंदुत्व की
संकीर्ण विचारधारा में जो दीक्षित लोग हैं, जिनकी संख्या मुट्ठी भर है, जिनकी थोड़ी बढ़ी है पिछले दिनों संख्या उनकी, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कम है, उनको छोड़ के बाकी कोई लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अब इस हथकंडे से अगर मोदी जी चाहते हैं कि उनको लोग लाइन में लगा के हिंदू वोट दे देंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी। निर्जय चौधरी का एक इंटरव्यू शरद पवार जिन्होंने लिया था, प्रकाशित हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें करने की कोशिश की एक राजनेता के रूप में कि इन चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ बहुत सारे क्षेत्रीय दल जाएंगे, और शायद उन्होंने इशारा किया कि उनके दल का विलय भी कांग्रेस में हो सकता है। इस इंटरव्यू के संदर्भ में हम महाराष्ट्र की राजनीति को, शरद पवार की राजनीति को और देश की राजनीति के बारे में जो संकेत देना चाह रहे हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, कांग्रेस की अगर सरकार बनी तो बिना क्षेत्रीय शक्तियों की मदद के तो नहीं बन सकती। कांग्रेस की सीटों की संख्या में अगर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो कांग्रेस ज्यादा 100-125 तक जाएगी। मैं तो समझता हूं कि वो भी एक असाधारण किस्म का मतलब कांग्रेस के ग्राफ में बढ़ोतरी होगी अगर 100-125 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर लेती है। और खास बात यह है कि वो 125 सीटें प्राप्त होंगी तो उसके अंदर से कम 50-60 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते से आएंगी, जो भाजपा को अल्पमत में खींच ले जाएगी कांग्रेस। तो अगर जो विपक्षी सरकार की जो एंकर पार्टी होगी, जो प्रमुख पार्टी होगी, अगर उसके पास 100-125 सीटें होंगी तो जाहिर है कि उसे क्षेत्रीय शक्तियों की मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो वो सरकार एक वास्तव में एक संघवादी किस्म की सरकार होगी, इसमें क्षेत्रीय शक्तियों का बड़ा जबरदस्त प्रभुत्व होगा और उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत जबरदस्त होगी इसके अंदर। तो इस आलोक में अगर हम शरद पवार की बातों को देखें तो उनका महत्व ज्यादा समझ में आता है। एक घटना और घटी है, और वो आकाश आनंद, जो कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बन गए थे, मायावती द्वारा उनको उनके पद से हटा दिया गया। इसे हम कैसे समझे? क्या मायावती, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो परोक्ष रूप से मदद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की कुछ तीखी आलोचना कर दी थी। आप इसे कैसे देखते हैं? आकाश आनंद ने 4-5 रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ही आक्रामक वक्तव्य दिए। उनका वो विवादास्पद वक्तव्य मैंने देखा है जिसमें वो अपने मतदाताओं से कह रहे हैं कि वो जूते और चप्पल और डंडों से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करें, मतलब वो उनसे पेश आए। तो वो तो खैर आपत्ति है ना, कोई गलत बात है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मायावती उन्हें चेतावनी देकर ठीक कर सकती थी, उनकी भाषा सुधार सकती थी। आखिरकार उन्होंने उनको उनका उत्तराधिकारी बनाया है और उनका भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की चुनाव प्रचार में काफी योगदान भी था। वो मेहनत भी कर रहे थे और बसपा के जनाधार में वो लोकप्रिय भी हो रहे थे। विदेश से पढ़ के आए हैं, उनका आकर्षण है। और मैंने भाषण सुना, भाषण में ये पंक्तियां आपत्ति नहीं थी, भाषण उनका बहुत लच्छेदार और जबरदस्त था। मायावती भी इतना अच्छा भाषण, आप खुद भी भाषण को सुनिए उनके, मायावती भी इतना अच्छा भाषण नहीं देती, इतना अच्छा भाषण आकाश आनंद दे रहे थे। तो अब मायावती ने इस हद तक चली गई कि उन्होंने सभी पदों से हटा दिया, अपने उत्तराधिकारी की पदवी से भी वंचित कर दिया और कहा कि अपरिपक्व हैं वो, जब परिपक्व हो जाएंगे तब फिर उनको दोबारा उनके बारे में सोचा जाएगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि मायावती एक साथ दो घोड़ों की सवारी करना चाहती हैं। एक तरफ वो भाजपा के दबाव के सामने भी झुक रही हैं और दूसरी तरफ उनकी ये भी कोशिश है कि कुछ इस तरह से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें ताकि उत्तर प्रदेश में उनकी खोई हुई साख वापस आ सके। अब देखिए इसमें कितने दूर तक सफल होती है। मेरा मानना है कि एक दुतरफी चाल चल रही है वो, पर कुछ सीटों पर हम कह सकते हैं कि सफल होने की संभावना है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां उनके उम्मीदवार मुकाबले में लग रहे हैं। आप नहीं, कुछ सीटों पे उनके उम्मीदवार मुकाबले में भी लग रहे हैं। मैंने भास्कर में लेख भी लिखा है, उसमें संत कबीर नगर वाली सीट का मैंने जिक्र भी किया है। कहीं तो उनके उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए लग रहे हैं, कहीं भाजपा को भी नुकसान पहुंचाते हुए लग रहे हैं। तो दोनों तरफ की बातें, दोनों तरफ उनके उम्मीदवारों की मार है। आमतौर पर जो ये आजकल जो चर्चा चल रही है उसमें हम लोग बार-बार इस मुद्दे पे आते हैं, पर मुझे लगता है कि के बीच का जो एक सत्य है वो क्या हो सकता है? मुद्दा ये होता है कि जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बातचीत करता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, 300 तुम लोग आराम से हमारी पार्टी को आ रहे हैं, और सीटें थोड़ी-थोड़ी कम हो रही हैं, पर बंगाल से और उत्तर प्रदेश से उसकी भरपाई हो जाएगी। फिर यूट्यूब की दुनिया में जब मैं दूसरों को सुनता हूँ तो उन लोगों की तरफ से ये आता है कि सीटें लगातार कम हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बुरी स्थिति में है। तो एक आम जो दर्शक है उसको इन चीजों को कैसे पढ़े, वो किस तरह की जो चुनौतियां हैं मैं जानना चाहता हूँ कि भरपाई का तर्क क्या है ये?
भाई ये भरपाई की जब कोई बात करना शुरू कर देता है, इसका मतलब वो मान रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है उसे, और उस नुकसान की भरपाई उसे भरपाई की जानी है। तो ये तो कम से कम मान ही रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, पहली बात ये है। तो खुद ही फोकस में आ जाता है कि नुकसान। अब उसको भरोसा है या उसका तर्क है कि हम उसकी नुकसान की भरपाई कर लेंगे और हम 2019 की यथास्थिति दोबारा प्राप्त कर लेंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये चुनाव 2019 में जो घटित हुआ था वैसा नहीं होगा चुनाव ये। यानी 2019 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 15 सीटें हारी थी, अब वो कह रहे हैं हम ज्यादा जीतेंगे। लेकिन जहां पर उन्होंने 95% या 100% स्ट्राइक रेट निकाला था, वहां वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ कुछ नुकसान होगा। तो नुकसान कहां हो सकता है? अब इसी पे गौर किया जाए। कहा जा रहा है कि राजस्थान में थोड़ा नुकसान हो रहा है, कर्नाटक में काफी नुकसान हो रहा है, बिहार में काफी नुकसान हो रहा है, कर्नाटक में काफी, महाराष्ट्र में काफी नुकसान हो रहा है, तेलंगाना में भी बहुत कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब किसी पार्टी को इस तरह के नुकसान होने शुरू होते हैं तो वो बहुत ही नपे तुले अंदाज में नुकसान नहीं होते, वो फिर इस तरह जीत स्नोबॉल होती है, हार भी स्नोबॉल होती है। तो इसलिए ये भाजपा अगर ये मान रही है कि नुकसान हो रहा है तो फिर नुकसान मैं मानता हूं अच्छा खासा नुकसान होगा। अगले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें मैं आज ये देख रहा था कि तकरीबन शायद 93 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं और उसमें 42 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो एक तरीके से ये चौथा चरण जो विपक्ष के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सीटों को बचा पाए। भाई तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो जिसमें चुनाव हो चुका है, और ये तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा नहीं गया है। तो ऐसा नहीं, भाजपा वाले भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जब चूंकि मतदान का प्रतिशत गिर रहा है तीसरे चरण में भी, जो वो मतदान के प्रतिशत गिरने वाली टेम्पलेट जो है, जो पहले चरण से सेट हुई थी, अभी तक जारी है। प्रधानमंत्री ने इतना हिंदू मुसलमान किया, लेकिन ऐसा तो मुझे कोई बहुत सांप्रदायिक ज्वार समाज में आते हुए दिख नहीं रहा है उनके भाषणों से। तो वो उस टेम्पलेट को बदल नहीं पा रहे हैं, उस टेम्पलेट में कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं प्रधानमंत्री, तमाम कोशिशें करने के बावजूद। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।